हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग कॉल्ड एस्प्रिन। इस ड्रग को हम एज अ प्रोटोटाइप पढ़ते हैं अंडर द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एन एस ए आई डीज, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ऑलराइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, बिकॉज इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आने वाले काफी सारे जो ड्रग्स होते हैं वो बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं। ओवर द काउंटर सेलिंग होती है उनकी, कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के लिए। एंड ये हमारे लिए क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन ड्रग्स जो पेशेंट्स इन ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं उनके साथ हमारा ऑलमोस्ट ऑल डेली बेसिस पे इंटरेक्शन होता है। तो इसलिए इस ड्रग के बारे में या इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग के बारे में पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये जो NSAIDs होते हैं हमें पता है ये क्या होते हैं। ये कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं। साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम जो होता है हमारी बॉडी का, उसके इनहिबिटर्स होते हैं। और हमें पता है साइक्लो ऑक्सीजनेज क्या सिंथेसाइज करता है? ये सिंथेसिस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। तो अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को भी इनहिबिट करेंगे। आई होप आपने मेरी जो पिछली वीडियो थी ऑन प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो देखी होगी अच्छी तरीके से, बिकॉज अगर आपने वो वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी तो इस वीडियो को समझना बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज हम सब कुछ अब जहां पर जो एक्शंस वहां पर हमने पढ़े थे अब वो एक्शंस यहाँ पर नहीं होंगे, और उनके क्या इफेक्ट होते हैं बॉडी पे उन सभी चीजों को स्टडी करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको इस वीडियो की लिंक आई बटन पर भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी। जरूर देखना पहले, उसके बाद इस ड्रग को पढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, सुपर इजी हो जाएगा एंड आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। सबसे पहले जान लेते हैं कि एस्पिरिन होता क्या है। तो भैया एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसके नाम में ही एसिड छुपा है तो आप याद रख सकते हो बहुत आसानी से कि इट इज एन एसिडिक ड्रग। अब ये प्रॉपर्टी याद रखना बहुत जरूरी है बिकॉज ये उसके फार्माकोकाइनेटिक एंड उसके एक्शंस को बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये भैया क्या होता है? डी एसिटाइलेट होता है इन द गट वॉल, लिवर एंड प्लाज्मा। और जब ये डी एसिटाइलेट होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है into salicylic acid, और इसी फॉर्म में फिर क्या होता है? वो सर्कुलेट होता है। इट रिमेन्स बाउंडेड टू द प्लाज्मा। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी जो टी हाफ होती है इन एस्पिरिन फॉर्म, जब ये अनएसिटाइलेटेड अनडीएसिटाइलेटेड फॉर्म में होता है तो उस वे में क्या होता है? इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 15 से 20 मिनट होती है। बट जब इसका एसिटाइलेशन सॉरी डीएसिटाइलेशन हो जाता है तो इसके डीएसिटाइलेशन के कारण जब ये सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी हाफ लाइफ सडनली बढ़ जाती है टू 3 to 5 आवर्स। ठीक है, ये तो हम लो डोज की बात कर रहे हैं। जब हम इसे थोड़े हाई डोज पे देते हैं, यानी जब हम इसे एक एंटी इंफ्लामेटरी डोज के लेवल पर देते हैं, तब इसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है 8 to 12 आवर्स। एंड अगर इस ड्रग की बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है तब इसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है टू 30 आवर्स, विच इज वेरी हाई। ठीक है, तो ये बात जानना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो भैया वो 0.17 लीटर्स पर केजी है। अगली बात जो है, जो अगला पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना। ऑब्जर्व करो, यहाँ लिखा है इट क्रॉसेस द प्लासेंटा फ्रीली। अब अगर ये प्लासेंटा को क्रॉस कर रहा है फ्रीली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। क्यों? बिकॉज इसी पर्टिकुलर रीजन से हमें क्या करना पड़ता है? इसे अवॉइड करना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। क्यों? देखिए, हमें पता है एस्पिरिन क्या है? कॉक्स इनहिबिटर है। कॉक्स इनहिबिटर्स है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे नहीं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा? हमारा लेबर क्या होगा? डिले हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हमें पता था प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या कर रहे थे? डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज कर रहे थे उस फीटस के लिए। लेकिन अगर हम वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फीटस में प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस हो सकता है, जो कि उसके फीटल सर्कुलेशन को बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है। इसलिए एंड ऑल्सो देयर आर चांसेस ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज। तो इन 4 पर्टिकुलर रीजंस के कारण हम मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करते हैं प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को एस्पिरिन देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज कि इसका कॉन्जुगेशन होता है ग्लाइसिन के साथ एंड ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ इन द लिवर। एंड इसके बाद ऑफ कोर्स तो हमने एब्जॉर्प्शन देख लिया, मेटाबॉलिज्म देख लिया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा।
अब लास्ट चीज होती है इसका एक्सक्रीशन, तो ये क्या, इट अंडरगोस टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि बहुत कुछ क्या होता है हमारे यूरिन में, हम इसको एक्सक्रीट कर देते हैं, लेकिन इसका जो एलिमिनेशन होता है वो डोज डिपेंडेंट होता है। तो ये हमने उसकी फार्माकोकाइनेटिक एंड उसके बारे में हल्का सा जान लिया। नाउ लेट्स गेट टू द मेन पार्ट व्हिच इज द एक्शंस एंड यूजेस ऑफ एस्पिरिन। तो जब हम NaCIDs वाला चैप्टर पढ़ते हैं, सबसे पहली तीन चीजें जो हमें याद रहती है वो होती है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी। तो सबसे पहले देखते हैं एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। तो ये एक हल्का सा वीकर एनाल्जेसिक है देन मॉर्फिन, और इसकी एक्शन क्या होती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इट ब्लंट्स द रिसेप्टर्स, यानी रिसेप्टर्स को ब्लंट कर देता है, एंड ब्लॉक्स द सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व्स बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। करेक्ट, कॉक्स इनहिबिटर्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे नहीं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी नर्व्स को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, तो हमें पेन रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कब यूज कर सकते हैं, तो भैया हम इसे इंफ्लामेटरी हो, टिश्यू इंजरी या कनेक्टिव टिश्यू रिलेटेड पेन होगा तब ये काम आएगा, अगर कोई विजुअल पेन होगा तब ये काम हमें नहीं आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्शन होती है इसकी एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक में क्या होता है, इट रीसेट्स द हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट। हमने देखा था प्रोस्टाग्लैंडिन वाली वीडियो में कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, फीवर इंड्यूस कर देते हैं, विच इज कॉल्ड एज पायरोजन इंड्यूस्ड फीवर। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये एंटीपायरेटिक होते हैं, ये हाइपोथैलेमस को रीसेट कर देंगे, जिस कारण से क्या होगा, हमारा फीवर रिड्यूस हो जाएगा। अब अगेन मैकेनिज्म क्या है, तो ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन वाली जो एस्पेक्ट होती है, ठीक है, जो हीट प्रोडक्शन वाला काम होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये जैसा हो रहा है उतना ही होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो अफेक्ट करता है हीट लॉस को, स्वेटिंग, स्वेटिंग इंड्यूस करना, वैसोडाइलेशन करवाना। तो ये सारे काम क्या होते हैं उसके एंटीपायरेटिक मैकेनिज्म के अंडर आते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन NaCID, इसके अंदर ही इसकी एक्शन छुपी है, कॉल्ड एज एंटी इंफ्लामेटरी। अगेन ये एक्टिविटी जो होती है ये इंड्यूस होती है हाई डोज पे, तो याद रखिएगा लो डोजेस पे ये एक्टिविटी इंड्यूस नहीं होगी, अगर आप इसको हल्के से हायर डोज पे दोगे तभी ये एक्शन एग्जिबिट होगी। करता क्या है, ये रिलीव करता है सिम्टम्स ऑफ इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स के सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे कि आपके पास जो ल्यूकोट्राइन ल्यूकोसाइट्स का जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, जो रेडनेस होती है, जो इन्फ्लामेशन होता है, जो फीवर इंड्यूस होता है, उन सभी चीजों को क्या करता है, उन सिम्टम्स से ये रिलीव करता है। एंड अगेन NaCID है इसलिए क्या कर रहा है, ये कॉक्स इनहिबिशन करता है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम सिस्टम वाइज शुरू करेंगे। जब हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स की भी वीडियो डिस्कस करी थी उसमें भी मैंने आपसे यही कहा था कि जो ट्रिक है इजीली याद रखने की वो है कि आप उसको हेड टू टो सिस्टम वाइज याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमने वहां पे ब्रेन, फिर CVS, रेस्पिरेटरी, GIT, किडनी, रीनल एंड बाकी सभी डिस्कस करे थे, तो अब सेम फॉर्मेट में हम उसे यहाँ पर भी हमारा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला सिस्टम देखते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यहाँ पर जो सबसे यूनिक एक्शन है एस्पिरिन की वो होती है उसकी एंटी प्लेटलेट एक्शन। ये सबसे यूनिक एक्शन है, एज एन NaCID दूसरे जो ड्रग्स होते हैं वो इस एक्शन को एग्जिबिट नहीं करते हैं। अब ये एक्शन एग्जिबिट होती कैसे, आइए देखते हैं। होता क्या है, देखिए एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा तो जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है एंड PGI2 है, ये दोनों ही क्या होंगे, इनहिबिट हो जाएंगे, इन दोनों का ही फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, तो देखिए थ्रोम्बोक्सिन A2 जो होता है ना, ये बनता है हमारे प्लेटलेट्स में, ओके, और PGI2 बनता है हमारे एंडोथेलियम में, ओके। अब एंडोथेलियम के पास होता है भैया न्यूक्लियस, तो अगर आपने एक बार इस एंजाइम को डैमेज किया तो आपका एंडोथेलियम का न्यूक्लियस क्या करेगा, फिर से PGI2 बना लेगा। तो PGI2 क्या होता है, इसका सिंथेसिस चलता रहता है, लेकिन जो थ्रोम्बोक्सिन A2 था इसके सिंथेसिस पे क्या असर पड़ता है, तो हमारे प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड थ्रोम्बोक्सिन A2 बार बार नहीं बना पाते, जिस कारण से जो प्रॉपर्टी थी, यानी जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा था, ठीक है, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा था वो एग्रीगेशन अब नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि इट इज हैविंग एंटी प्लेटलेट एक्शन। अगली इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इट इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट इनडायरेक्टली। अगर टॉक्सिक डोज लेते हैं हम इसका, यानी बहुत हाई डोज हो जाता है, तो वो क्या करेगा, डिप्रेस करेगा हमारे वैसोमोटर सेंटर को,
एंड अगर हमारे पास कोई पेशेंट है विथ congestive heart failure, तो for patients with CHF it might precipitate their condition because उनमें ऑलरेडी ब्लड की पंपिंग नहीं होगी उतनी है, ऊपर से अगर आपने वैसोमोटर सेंटर को और डिप्रेस कर दिया तो वो क्या कर देगा, उस कंडीशन को प्रेसिपिटेट कर देगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखने की दो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने एंटी प्लेटलेट एक्शन देखी उसके रिस्पेक्ट में। सबसे पहला हम इट इज ये जो ड्रग होता है इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, बिकॉज ऑलरेडी उनका ब्लीडिंग होता रहता है, उनके पास ब्लीडिंग उनकी अरेस्ट नहीं होती इतने जल्दी, एंड आपने एस्पिरिन दे दिया, एंटी प्लेटलेट एक्शन होगी, उनकी ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग हो जाएगी, और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले जाएंगे। एंड अगर हम कोई सर्जरी कर रहे हैं तो हमें एस्पिरिन को 1 वीक पहले स्टॉप करना चाहिए, अदरवाइज ड्यूरिंग सर्जरी अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो वो कंटिन्यूअसली होती रहेगी, जो एज अ डॉक्टर आप नहीं चाहोगे। यू ऑलवेज वांट अ ब्लड लेस फील्ड, मिनिमम ब्लड वाली फील्ड आप पसंद करोगे ड्यूरिंग सर्जरी। तो इस रीजन से डॉक्टर्स एस्पिरिन वाले पेशेंट्स को 1 हफ्ते पहले इस ड्रग को कंज्यूम करने से स्टॉप करते हैं। ऑल राइट, तो देखिए अब अगला जो सिस्टम हम डिस्कस करने वाले हैं, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसकी एक्शन जानना, बिकॉज होता क्या है, एस्पिरिन क्या करता है, इट कॉजेज डायरेक्ट स्टिम्युलेशन ऑन द रेस्पिरेशन इन द रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन, जिस कारण से क्या होता है, हम हाइपर वेंटिलेट करना शुरू करते हैं। जब हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं मतलब क्या, हम ऑक्सीजन इनटेक कोशिश कर रहे हैं और जितनी ज्यादा हो सकती है हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, जिस कारण से वी कॉल इट एज अ कंडीशन ऑफ CO2 वॉश आउट। ओके, अब जब हमारा CO2 बहुत सारा वॉश आउट होने शुरू हो जाते हैं, वी एंटर अ कंडीशन कॉल्ड एज रेस्पी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ऑलराइट, और जब हमारी बॉडी इस स्टेज में एंटर करती है तो एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी क्या करती है, इस स्टेज में आके HCO3 का क्या करता है, एक्सक्रीशन बढ़ा देती है। ठीक है, HCO3 का क्या होगा, एक्सक्रीशन बढ़ जाता है ताकि हम इसको कंपनसेट कर पाए। बट अगर अभी भी हायर डोजेस पेशेंट लेता रहा, ठीक है, इफ ही एंटर्स इनटू दैट टॉक्सिक डोज, इट विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब आप बोलोगे अल्कलोसिस से सीधा एसिडोसिस हो गया, वो इसलिए हुआ बिकॉज देखिए, सबसे पहला फैक्टर HCO3 एक्सक्रीट होना शुरू हो गया था। दूसरा फैक्टर जो यहाँ पे आ जाता है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिस कारण से लैक्टिक एसिड क्या होने लगता है, अक्यूमुलेट होने लगता है। ऑलराइट, तो लैक्टिक एसिड बढ़ गया, एंड जो हम ड्रग ले रहे हैं वो भी तो एसिडिक ही है ना, एस्पिरिन क्या सैलिसिलिक एसिड है, तो हमारा ड्रग भी एसिडिक। तो क्या कर रहा है, ये काफी सारी हमारी चीजें, हमारी ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन में पुश करते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है इन पेशेंट्स के अंदर। तो ये इफेक्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है, इसे याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को NaHCO3 एडमिनिस्टर करते हैं, ऑलराइट, IV करते हैं या उसको एक्सटर्नल कूलिंग देते हैं। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, लो डोज पे वो नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, ये सब कॉज करता है। होता क्या, एस्पिरिन एसिडिक ड्रग है, तो उस कारण से क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जाके गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करता है, जिस वजह से हमें ये सारे सिम्टम्स देखने मिलते हैं। बट एट हाई डोज क्या होता है, हाई डोज पे ये CTZ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि देखिए, एस्पिरिन जो होता है, एस्पिरिन क्या एक एसिडिक ड्रग है, जब ये हमारे स्टमक में जाएगा तो स्टमक में क्योंकि हमारा पीएच एसिडिक है, वहां पर ये क्या रहेगा, ये अनआयोनाइज्ड एंड डिफ्यूजिबल रहेगा, तो ये मेम्ब्रेन को बहुत आसानी से क्रॉस करेगा। लेकिन यहां से जब वो हमारे इंटेस्टाइन पर जाता है, ओके, यहां से जब वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, तो इंटेस्टाइन में हमारा पीएच बेसिक होता है, और बेसिक पीएच में ये आयोनाइज हो जाएगा एंड अनडिफ्यूजिबल कंडीशन में चला जाएगा। आयोनाइज ड्रग डिफ्यूज नहीं करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिस वजह से क्या होती है, हमारे बॉडी में आयन ट्रैपिंग होती है, और इस आयन ट्रैपिंग के कारण, ये जो आयन ट्रैपिंग हो गई, उस कारण से क्या होती है, जो गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमारी गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, जनरली हम ब्लड लॉस भी ऑब्जर्व करते हैं इन स्टूल्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं वो है कि जो ये एस्पिरिन है, ये क्या करता है, ये म्यूकोजा जो
म्यूकोजल लाइनिंग जो होती है उसको अटैच रखता है अपने आप को, ठीक है। तो म्यूकोजल लाइनिंग से क्या करता है, ये अटैच रहता है। उसके म्यूकोजल लाइनिंग से अटैच होने के कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑब्जर्व होता है कॉल्ड एज बैक डिफ्यूजन ऑफ एसिड, ठीक है। बैक डिफ्यूजन ऑफ एसिड ऑब्जर्व होता है, और इस बैक डिफ्यूजन ऑफ एसिड के कारण चार इंपॉर्टेंट चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। पहला, देयर इज चांसेस ऑफ अक्यूट अल्सर्स, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज चांसेस ऑफ इरोसिव गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट, देयर इज चांसेस ऑफ कंजेशन, एंड लास्ट, माइक्रोस्कोपिक हेमरेज, ठीक है। तो ये चार कंडीशंस हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑलराइट, जीआईटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, याद रखना इसमें ये किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीनल में यानी किडनी के बारे में। तो यहाँ पर क्या करता है, ये यूरेट एक्सक्रीशन को क्या करता है, इंटरफियर करता है, यानी कि कौन सा, हमारा यूरिक एसिड के क्या करता है, सिक्रीशन को इंटरफियर करता है, और उसके सिक्रीशन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये जो इफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं, ये हम ऑब्जर्व करते हैं थेराप्यूटिक डोज, ठीक है। थेराप्यूटिक डोज पे हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है। लेकिन जब हम बहुत हाई डोज पे जाते हैं, यानी जब हम ऑलमोस्ट टॉक्सिक डोज पे पहुंच जाते हैं, जो बॉडी के लिए इनटॉलरेबल होता है, तब क्या करता है, ये एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है, ठीक है। तब क्या करता है, तब तो ये एक्सक्रीशन को प्रमोट कर रहा है, लेकिन ये क्या है, ये एक इनटॉलरेबल कंडीशन है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए हमारे लिए रीनल यानी जो रीनल सिस्टम के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं, तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन में ये इंटरफियर करेगा। जब हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट के बारे में भी पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं अबाउट अ ड्रग कॉल्ड प्रोबेनासिड। प्रोबेनासिड, तो ये क्या होता है, इसका यूरोसिक जो यूरिक एसिड है, यूरोसूरिक इफेक्ट होता है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। लेकिन अगर इस पेशेंट में आप एस्पिरिन दे दोगे, अगर आप इस पेशेंट को एस्पिरिन दे दोगे, तो वो क्या करेगा, इस ड्रग के इफेक्ट को क्या कर देगा, इनहिबिट करेगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विद रेफरेंस टू मेटाबॉलिज्म, देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये अनकपल कर देता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन इस कारण से बढ़ जाता है, और जो लिवर में हमारे ग्लाइकोजन स्टोरेज हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ऑलराइट, तो हमने अब जितनी भी एक्शंस थी एस्पिरिन की बॉडी में, इसके क्या इफेक्ट थे, उसके सारे इफेक्ट्स को हमने स्टडी कर लिया है। अब देखते हैं कि भैया एस्पिरिन को हम यूज कब कब करते हैं। तो वी यूज इट एज एन एनाल्जेसिक एजेंट इन केस ऑफ हेडेक, माइल्जिया, जॉइंट पेन, टूथेक, इन कंडीशंस में एंटीपायरेटिक, वेरी फेमसली फीवर ऑफ एनी ओरिजिन, बट आजकल हम जनरली पैरासिटामोल्स लेते हैं बिकॉज वो ज्यादा सेफर ड्रग्स होते हैं। देन वी यूज इट इन अक्यूट रूमेटिक फीवर्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है, एस्पिरिन सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देता है, यानी जो सिम्टम्स आते हैं इन कंडीशंस में उन्हें रिलीव करेगा, लेकिन जो डिजीज का प्रोग्रेशन है, उस प्रोग्रेशन को ये स्टॉप नहीं करेगा। तो आपके पेशेंट को सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिलता है एस्पिरिन के कारण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना इसे, वो है पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो अगर हमारे पास कोई एमआई का पेशेंट है, उसके बाद हम उस पेशेंट को हम जनरली एस्पिरिन देते हैं, बिकॉज एस्पिरिन हमने कहा एंटी प्लेटलेट एक्शन होता है। जो ब्लड वेसल्स हैं उनका कंजेशन ड्यू टू द प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन के कारण होता है, क्योंकि वो अक्यूमुलेट होते हैं हमारे ब्लड वेसल में, जिस कारण से हमारे कार्डियक टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो अगर हम एंटी प्लेटलेट एक्शन देते हैं, तो वो प्लेटलेट्स का इंटरेक्शन नहीं होगा, तो उस कारण से हमारी ब्लड वेसल्स क्या होगी, कंजेस्ट नहीं होगी। इस कारण से हम क्या करते हैं, उन पेशेंट्स विद एमआई को हम एस्पिरिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लास्ट, प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया। जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स वन ऑफ द मेजर रीजन होते हैं फॉर प्री एक्लेम्पसिया इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर हम एस्पिरिन देते हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा, और उसके ब्लॉकेज से क्या होगा, प्री एक्लेम्पसिक कंडीशंस हम अवॉइड कर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है वहाँ पे होती है री सिंड्रोम के बारे में। तो होता क्या है, जिन बच्चों में हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो, अगर हम ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो उन चिल्ड्रन में क्या हो जाएगा, सीरम ट्रांसअमाइनेस के लेवल बढ़ जाएंगे, और उस कारण से क्या ऑब्जर्व होती है, उनमें हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होती है, विच इज कॉल्ड एज रीज सिंड्रोम। इसी पर्टिकुलर रीजन से हम क्या करते हैं, इस ड्रग को अवॉइड करते हैं चिल्ड्रन में। एंड ऑल्सो अगर कोई पेशेंट है जो किसी क्रॉनिक एडल्ट है, जो किसी क्रॉनिक लिवर डिजीज से सफर कर रहा है, तो उनमें भी हम इस ड्रग को अवॉइड करते हैं, बिकॉज वो क्या कर देगा, हिपैटिक सिरोसिस को प्रेसिपिटेट कर देगा, ठीक है।
हमने देखा कि इसके काफी सारे कुछ साइड इफेक्ट्स देख रहे थे हम कि एस्पिरिन गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर रहा है, म्यूकोजल डैमेज कर रहा है, ब्लीडिंग करवा रहा है, ठीक है। ये हमारे क्या उसे कहते हैं, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, ये सारी सिम्टम्स हम ऑब्जर्व करते हैं उन पेशेंट्स में। लेकिन इस सभी चीजों को सबसाइड करने के लिए हम काफी बार पेशेंट को कहते हैं कि आप खाना खाने के बाद इस गोली को लीजिए, या फिर हम उन्हें कहते हैं कि आप दूध पीजिए फिर इस गोली को कंज्यूम करना। एंड समटाइम्स डॉक्टर्स इसे मीसोप्रोस्टॉल के साथ भी प्रेस्क्राइब करते हैं, बिकॉज मीसोप्रोस्टॉल एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस सडनली कम हो जाता है, उसके कारण जो साइड इफेक्ट मेजरली हम ऑब्जर्व करते हैं वो क्या हो जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे। आई होप आपको सभी एस्पिरिन के एक्शन, यूजेस, फार्माकोकाइनेटिक, उसके इंटरैक्शंस, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन सभी अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जानना विथ रिस्पेक्ट टू NaCIDs, बिकॉज हम इसे एज प्रोटोटाइप पढ़ते हैं, ये बेस फॉर्म करता है हमारे उस चैप्टर का। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ आ गई हो। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर बहुत आसान हो जाए। कमेंट करना अगर कोई दूसरा आपको चैप्टर के सजेशंस हो, इस वीडियो के रिस्पेक्ट में कोई सजेशंस हो, जरूर कमेंट करिएगा नीचे। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।